गुड इवनिंग। उर्मिला देवी पीजी कॉलेज से मैं रजनीश पांडे। डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर के प्रशिक्षुओं को सोशल स्टडी के अंतर्गत इकोनॉमिक्स से रिलेटेड टॉपिक्स पर चर्चा करूंगा। आज का जो हमारा टॉपिक है वह है भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का योगदान। इंग्लिश बोलेंगे कंट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडियन इकोनॉमी। तो आइए चर्चा करते हैं। देखिए, इसमें भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का योगदान समझने से पहले संक्षेप में हम चर्चा कर लेते हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था क्या है या अर्थव्यवस्था क्या होता है। सबसे पहले हम समझेंगे कि अर्थव्यवस्था क्या होता है, ठीक ना। तो अर्थव्यवस्था एक ऐसा तंत्र होता है, एक ऐसा ढांचा होता है जिसके अंतर्गत समस्त आर्थिक क्रियाएं संचालित होती हैं। उत्पादन हो, उपभोग हो, विनिमय हो, वितरण हो, ये समस्त आर्थिक क्रियाएं किसके अंतर्गत संचालित होती हैं? अर्थव्यवस्था के अंतर्गत। तो अर्थव्यवस्था क्या है? मैंने बताया आपको कि एक ऐसा तंत्र है, एक ऐसा ढांचा है जिसमें समस्त आर्थिक क्रियाएं संचालित होती हैं। आर्थिक क्रियाएं किसे कहते हैं? देखिए, दो तरह की क्रियाएं होती हैं, एक आर्थिक क्रियाएं होती हैं, एक अनार्थिक क्रियाएं होती हैं। आर्थिक क्रियाएं ऐसी क्रियाएं जो धन प्राप्त करने के उद्देश्य से की जाती हैं, उन्हें आर्थिक क्रियाएं कहते हैं। ऐसी क्रियाएं जो धन प्राप्त करने के उद्देश्य से नहीं की जाती हैं, उसे अनार्थिक क्रियाएं कहते हैं। तो मैंने आपको बताया कि समस्त आर्थिक क्रियाओं का संचालन कहाँ पे होता है? अर्थव्यवस्था, इकोनॉमी में होता है। तो हर एक देश, प्रत्येक देश का एक अपना इकोनॉमी होता है, अपनी एक अर्थव्यवस्था होती है जिसमें समस्त आर्थिक क्रियाएं संचालित होती हैं। तो ऐसे ही भारत देश में भी जो है, भारत देश है तो भारत देश की भी एक क्या होगी? अपनी एक इकोनॉमी होगी जिसको हम क्या बोलेंगे? भारतीय अर्थव्यवस्था बोलेंगे। अब भारत की जो इकोनॉमी है वो कैसी है, इस पर भी संक्षेप में चर्चा कर लेते हैं। तो अर्थव्यवस्था जो होता है ये दो तरह से इसका हम डिवाइडेशन करते हैं। एक तो स्वामित्व के आधार पर तीन तरह की अर्थव्यवस्थाएं होती हैं: पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था और मिश्रित अर्थव्यवस्था। भारत कैसी अर्थव्यवस्था है? भारत एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है, मिक्स्ड इकोनॉमी है। मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या होता है? जहाँ पे पूंजीवादी और समाजवादी दोनों का क्या होता है? मिश्रण होता है, मिक्स होता है, मिश्रण होता है। अर्थात ऐसी अर्थव्यवस्था जहाँ पे गवर्नमेंट सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर, सरकारी क्षेत्र और निजी क्षेत्र दोनों का सह अस्तित्व होता है, दोनों मिलकर काम करते हैं। ऐसी अर्थव्यवस्था क्या कहते हैं हम? मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। और हमारा भारत देश कैसी अर्थव्यवस्था है? मिश्रित अर्थव्यवस्था है। विकास की दृष्टि से हम बात करें तो ये भी दो तरह की अर्थव्यवस्थाएं होती हैं। एक आपका जो है डेवलप्ड कंट्री होता है, एक डेवलपिंग कंट्री होता है। डेवलप्ड कंट्री जिसको हम विकसित देश कहते हैं और डेवलपिंग कंट्री जिसको हम विकासशील देश या अल्प विकसित देश भी कहते हैं। विकसित देश क्या होते हैं? विकसित देश जिसने विकास की उच्चतम सीमा को प्राप्त कर लिया है। विकसित देशों के कुछ विशेषताएं होते हैं, कुछ मानक होते हैं जिसके आधार पर हम कह सकते हैं कि ये देश क्या है? विकसित है। तो यहाँ पे हम आपको समझने के लिए बता दें कि जिसने, मान लीजिए, ये विकास की उच्चतम सीमा है ना, ये क्राइटेरिया है, जो यहाँ पे पहुँचता है वो क्या हो जाता है? विकसित देश हो जाता है ना। तो विकसित देश के अलावा कुछ ऐसे देश होते हैं जिसने इस क्राइटेरिया को नहीं प्राप्त कर पाए। वो क्या हैं? अभी वो यहाँ तक नहीं पहुँच पाए हैं, तो विकसित देश नहीं होंगे। तो कैसे देश होंगे? वो अल्प विकसित देश होंगे। अल्प विकसित मतलब इन्होंने अल्प विकास किया है, थोड़ा विकास किया है। इन्होंने क्या किया है? थोड़ा विकास किया है, ठीक है। इन्होंने क्या किया है? ये देश है, इसने तो पूरा विकास किया, इसलिए जो है अधिकतम विकास, उच्चतम विकास किया, है ना। विकास, विकसित देश की जो भी श्रेणी होती है, जो भी इसकी क्राइटेरिया होती है, जो भी विशेषताएं होती हैं, इसको ये प्राप्त करता है, इसलिए विकसित देश है। लेकिन ये लोग अभी उस क्राइटेरिया तक नहीं पहुंच पाए हैं, विकास की उच्चतम सीमा तक नहीं पहुंच पाए हैं, इसलिए क्या है? ये विकसित देश नहीं कहे जाएंगे। तो कैसे देश कहे जाएंगे? अल्प विकसित देश कहे जाएंगे। भारत भी क्या है? भारत भी एक अल्प विकसित देश है। भारत को हम विकासशील देश भी कहते हैं। विकासशील देश क्यों कहते हैं? अल्प विकसित मतलब होता है जिसने थोड़ा विकास किया, और विकासशील का मतलब क्या होता है
कि जो विकास तो थोड़ा किया है लेकिन वो विकास की ओर क्या है, सतत प्रयासरत है, लगातार वो विकास की ओर आगे बढ़ रहा है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सदैव आगे लगातार कंटिन्यूअस जो है, कंटिन्यू क्या है, वो तत्पर है, आगे बढ़ रहा है, इसलिए विकासशील है, कंटिन्यूअस विकास कंटिन्यूअस प्राप्त कर रहा है, इसलिए विकासशील देश है। तो भारतीय अर्थव्यवस्था क्या है, एक विकासशील देश है ना। भारतीय अर्थव्यवस्था एक विकासशील अर्थव्यवस्था है, ठीक है। तो विकासशील अर्थव्यवस्था कहिए या फिर अल्पविकसित अर्थव्यवस्था कहिए, तो इस तरह जो है हमारा भारतीय अर्थव्यवस्था विकास की दृष्टि से एक विकासशील अर्थव्यवस्था है और स्वामित्व की दृष्टि से कैसी अर्थव्यवस्था है, एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है। आइए हम चर्चा करते हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का क्या योगदान है। तो भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि के यदि हम योगदान की बात करें तो हम आपको बताएं कि जो हमारी इकोनॉमी है, अर्थव्यवस्था है, इसको हम मुख्य रूप से 3 भागों में बांट सकते हैं। एक होता है प्राइमरी सेक्टर, एक होता है सेकेंडरी सेक्टर, एक होता है टर्सरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर जिसको हम प्राथमिक क्षेत्र बोलते हैं, जिसको हम कृषि क्षेत्र एवं संबद्ध क्षेत्र भी बोलते हैं, इसके अंतर्गत एग्रीकल्चर सेक्टर आता है और इससे संबंधित आपका जो है मत्स्य पालन हो गया, है ना, वानिकी जिसको फॉरेस्ट्री बोलते हैं, ये हो गया, ये सब किसमें आता है, ये सब जो है प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। सेकेंडरी सेक्टर जो है जिसको हम द्वितीयक क्षेत्र बोलते हैं या उद्योग क्षेत्र भी बोलते हैं, इसके अंतर्गत जो है निर्माण, विनिर्माण, है ना, जितना भी कंस्ट्रक्शन का कार्य होता है, मैन्युफैक्चरिंग का कार्य होता है, वो सब किस में आता है, वो सब जो है आपका सेकेंडरी सेक्टर के अंतर्गत आता है। यहाँ तक कि जल आपूर्ति का कार्य भी जो है किस में आता है, सेकेंडरी सेक्टर के अंतर्गत आता है ना। तीसरा जो होता है टर्सरी सेक्टर, जिसको तृतीयक क्षेत्र कहते हैं या इसी को हम सेवा क्षेत्र भी बोलते हैं। और ये जो है आपका इसकी ये क्या करता है, ये प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर को सर्विस प्रोवाइड करता है, सेवा प्रोवाइड करता है ना। तो इन दोनों के सेवा सर्विस के लिए जो है ये तीसरा क्षेत्र आपका जो है काम करता है, इसीलिए इसको सेवा क्षेत्र भी कहते हैं। इसमें जो है आपका ट्रांसपोर्ट हो गया, कम्युनिकेशन हो गया, है ना, आपका बैंकिंग हो गया, आपका जो है बीमा सेक्टर हो गया, ये सब जो है किस में आते हैं, सर्विस सेक्टर के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं कि स्वतंत्रता के समय हम बात करें, जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ था, उसमें हमारा जो जीडीपी होता है, जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद, है ना, जिसको हम राष्ट्रीय आय भी बोल सकते हैं। राष्ट्रीय आय के जो है राष्ट्रीय आय से रिलेटेड जो घटक होते हैं, इसमें हम जीडीपी, जीएनपी, है ना, एनडीपी, एनएनपी, जिसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं, है ना, आपको फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ाया भी गया था, आप उसको याद करिएगा। तो यहाँ पे जीडीपी, सकल घरेलू उत्पाद की हम बात करें तो देश की जीडीपी में जो है प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्सरी सेक्टर, है ना, क्योंकि जीडीपी क्या होता है ना, ये इन सारे सेक्टर से जो भी प्रोडक्शन होता है उसी का क्या होता है, योग होता है, उसका जो है बाजार मूल्य का योग होता है ना, मौद्रिक मूल्य का योग होता है, यही तो जीडीपी होता है। तो इन सब का क्या होता है, इसमें योगदान होता है। शुरू में क्या था, इसका जो है योगदान हम बात करें तो ये फर्स्ट रैंक पे था, फर्स्ट रैंक पे ये था, सेकंड रैंक पे ये था, थर्ड रैंक पे ये था, है ना। कब हम बात कर रहे हैं 1950, 1947, 1950 के समय, है ना, उस समय सबसे अधिक योगदान किसका था, प्राइमरी सेक्टर का था। लेकिन वर्तमान समय में बात करें तो फर्स्ट रैंकिंग हो गया है टर्सरी सेक्टर का, सेकंड रैंकिंग हो गया है सेकेंडरी सेक्टर का और थर्ड रैंकिंग हो गया है प्राइमरी सेक्टर का। यानी वर्तमान समय में हम बात करें तो सबसे अधिक योगदान किसका है हमारे जीडीपी में, तो है टर्सरी सेक्टर का, और सबसे कम योगदान किसका है, वो है प्राइमरी सेक्टर का, यानी कृषि क्षेत्र एवं संबद्ध क्षेत्र का, ठीक है। तो ये मैंने आपको बताया कि किस तरह से ये हमारा जो इकोनॉमी है इन सेक्टर्स में डिवाइड किए गए हैं और जीडीपी में इन सब का क्या होता है, योगदान होता है। शुरू में जो है इसका योगदान अधिक था, बाद में इसका योगदान सबसे कम हो गया, क्योंकि कोई भी देश शुरू में क्या होता है, जब वो विकास के मार्ग में बहुत पीछे होता है, पिछड़ा हुआ देश होता है, ऐसी स्थिति में क्या होता है कि वहाँ पर जो प्राइमरी सेक्टर होता है उसका योगदान जीडीपी में अधिक होता है, क्योंकि वो देश क्या होते हैं पूर्णतः जो है वो प्राइमरी सेक्टर पर ही डिपेंड होते हैं, है ना, इसलिए जीडीपी में उनका योगदान अधिक होता है। लेकिन जैसे जैसे हम विकास की ओर आगे बढ़ते हैं वैसे वैसे क्या होता है कि जीडीपी में प्राइमरी सेक्टर का योगदान क्या होता है, वो कम होने लगता है और सेकेंडरी और टर्सरी सेक्टर का योगदान क्या होता है, बढ़ने लगता है। और वर्तमान समय में हम बात करें, आप देख रहे हैं स्वयं कि वर्तमान समय में
सेकेंडरी सेक्टर में जो है का योगदान जीडीपी में पहले नंबर पे हो गया, दूसरे नंबर पे इसका, तीसरे नंबर पे प्राइमरी सेक्टर का। मतलब प्राइमरी सेक्टर का योगदान दिन पे दिन क्या हुआ, कम होता गया, कम होता गया, कम होता गया। आज हम बात करें तो लगभग जो है 17.7% जो है 2016-17 में हम बात करें तो योगदान इसका रहा है, जो कि स्थिर कीमतों पर हम बात कर रहे हैं। स्थिर कीमतों का मतलब क्या होता है कि जो आधार वर्ष, एक आधार वर्ष, वर्तमान आधार वर्ष क्या है, बेस ईयर क्या होता है। बेस ईयर जो है किसी एक वर्ष को हम क्या करते हैं, पीछे के किसी विशेष वर्ष को हम क्या करते हैं, एक आधार वर्ष मान लेते हैं, है ना। और उसी आधार वर्ष के आधार पर ही हम क्या करते हैं, उस समय जो प्राइसेस होती हैं उसी के प्राइस के आधार पर हम क्या करते हैं, हम प्राइसेस का जो है हम आकलन करते हैं। जिससे जो हमारा जीडीपी होता है ये चालू कीमतों पर और स्थिर कीमतों पर, दोनों कीमतों पर ज्ञात किया जाता है ना। चालू कीमतों का मतलब क्या होता है, जो वर्तमान समय में जो कीमतें होती हैं उसके आधार पर जो गणना किया जाता है वो चालू कीमतों पर हो गया। स्थिर कीमतें क्या होती हैं, जो आधार वर्ष के समय जो कीमत होती है, आधार वर्ष की जो कीमत होती है उसके आधार पर जो हम आकलन करते हैं उसको हम स्थिर कीमतों पर जीडीपी कहते हैं। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि स्थिर कीमतों पर, है ना, जो वर्तमान आपका आधार वर्ष क्या है 2011 बढ़ रहा है, तो स्थिर कीमतों पर जो जीडीपी है वो कितनी है, 17.7% है। तो वैसे यदि हम बात करें कि यहाँ पर एक कंपैरेटिव यहाँ पर अध्ययन करें तुलनात्मक रूप से, तो हमारा जो प्राइमरी सेक्टर है इसका योगदान कम है, इन सब का योगदान अधिक है। लेकिन यदि निरपेक्ष रूप से हम बात करें तो आज भी हमारा जो है 17.7% यदि योगदान है तो ये कम योगदान नहीं है, बहुत अधिक योगदान है। तो आज भी प्राइमरी सेक्टर का हमारे जीडीपी में महत्वपूर्ण योगदान है। और जीडीपी में ही नहीं, हम एम्प्लॉयमेंट की बात करें, रोजगार की बात करें, तो हमारे देश की अधिकांश जनसंख्या जो है कृषि क्षेत्र पर ही कार्य कर रही है, कृषि क्षेत्र में ही लगी हुई है, संलग्न है अपने जीविकोपार्जन के लिए। यहाँ पर मैं आपको बताऊं लगभग 48.9% अर्थात लगभग 50% जो है जनसंख्या कहाँ पे लगी हुई है, एग्रीकल्चर सेक्टर में लगी हुई है, काम कर रही है रोजगार के लिए। तो रोजगार की दृष्टि से भी हमारा जो एग्रीकल्चर सेक्टर है, कृषि क्षेत्र है, इसका महत्वपूर्ण योगदान है। हमारे राष्ट्रीय आय में भी, हमारे जीडीपी में भी आप देख रहे हैं कृषि क्षेत्र का महत्वपूर्ण योगदान है। इसके अतिरिक्त, इसके अलावा हम बात करें जो हमारा औद्योगिक क्षेत्र होता है उसका भी क्या होता है, ये आधार होता है, बेस होता है, क्योंकि औद्योगिक क्षेत्र जो है एग्रीकल्चर सेक्टर पर ही डिपेंड करता है, क्योंकि रॉ मटेरियल कहाँ से प्राप्त होता है, एग्रीकल्चर सेक्टर से ही प्राप्त होता है ना। अच्छा, इतना ही नहीं, जो आपका कमर्शियल सेक्टर है वो भी जो है डिपेंड करता है आपका एग्रीकल्चर सेक्टर पर। कमर्शियल सेक्टर में भी एग्रीकल्चर सेक्टर का क्या होता है, महत्वपूर्ण योगदान होता है। यहाँ तक कि मैं आपको बताऊं कि जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होती है, राजनीतिक स्थायित्व होता है, जो सरकारें होती हैं वो भी कृषि क्षेत्र पर ही निर्भर करती हैं। यानी कृषि क्षेत्र अच्छा है, किसानों की स्थिति अच्छी है ना, तो क्या होगा, सरकारें भी स्थिर रूप से कार्य करती हैं, उनकी स्थायित्व बनी रहती है, नहीं सरकारें भी गिर जाती हैं, है ना, उनकी जो है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी भंग हो जाती है। तो इस तरीके से हमारा जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वो हमारे इंडियन इकोनॉमी में, भारतीय अर्थव्यवस्था में इसका महत्वपूर्ण योगदान है। अब हम बात करेंगे कि जो भारतीय कृषि है इसकी विशेषताएं क्या हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। तो आइए हम बात करते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था में जो कृषि क्षेत्र है इसका जो है क्या विशेषताएं हैं। ठीक, आइए हम लोग बात करते हैं भारतीय कृषि की प्रमुख विशेषताओं पर। तो भारतीय कृषि की प्रमुख विशेषताएं यहाँ पे लिखी हुई हैं, देखिए आप। पहला है आजीविका का प्रमुख साधन। आजीविका का प्रमुख साधन मतलब, चूँकि हमारा जो भारत देश है वो कृषि प्रधान देश है और यहाँ की अधिकांश जनसंख्या अपने जीविकोपार्जन के लिए, जीवन यापन के लिए या फिर आजीविका के लिए जो है किस पे डिपेंड है, वो डिपेंड होती है कृषि क्षेत्र पर। इसीलिए जो है हम कह सकते हैं कि
कृषि क्षेत्र क्या है, आजीविका का प्रमुख साधन है, क्योंकि आपने देखा कि लगभग 50% जो है पॉपुलेशन कहाँ पे लगी हुई है, वो आजीविका के लिए, अपने जीवन यापन के लिए कृषि क्षेत्र में ही कार्य कर रही है, उसी में लगी हुई है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि भारतीय कृषि जो है वो क्या है, आजीविका का प्रमुख साधन है। नेक्स्ट, छोटी एवं अनार्थिक जोतें। जोत का मतलब होता है खेत। जो हमारे देश में, जो हमारे देश का जो खेत है, किसानों का जो खेत है, उसका जो एक औसत आकार होता है वो क्या है, वो बहुत ही छोटा है। अधिकांश हमारे देश का जो अधिकांश खेत है वो 1 हेक्टेयर से कम है। जब जोत का आकार जो है छोटा होगा तो ऐसे में क्या होगा, इसमें हम आधुनिक तरीके से खेती नहीं कर पाते हैं, इसमें ट्रैक्टर भी सही से नहीं घूम पाता है ना। जो आधुनिक कृषि यंत्र हैं इसमें हम सही प्रयोग इसमें हम नहीं कर पाते, जिससे क्या होता है, इसकी जो उत्पादकता होती है कम होती है ना। और ये क्या होता है, अनार्थिक होता है। ऐसे जोत क्या होते हैं, अनार्थिक। आर्थिक जोत, अनार्थिक जोत। आर्थिक जोत किसको कहते हैं, ऐसे जोत जिसमें क्या होता है, उत्पादन लागत से अधिक होता है। जब उत्पादन जो है लागत से अधिक होता है तो इससे क्या होता है, किसानों को लाभ होता है। जोत क्या है, आर्थिक कहलाता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि जब ऐसे जोत जहाँ पे क्या होता है, उत्पादन क्या होता है, लागत से कम होता है, तो ऐसी स्थिति में किसानों को क्या होता है, नुकसान होता है और हानि पहुँचती है। तो ऐसे जोत क्या कहलाते हैं, अनार्थिक जोत कहलाते हैं। तो हमारे भारतीय कृषि की ये दूसरी प्रमुख विशेषता क्या है कि यहाँ की जो जोतें हैं वो कैसी हैं, छोटी हैं और अनार्थिक। क्लियर। नेक्स्ट, आगे चलते हैं। उत्पादन की परंपरागत तकनीक, जो ट्रेडिशनल टेक्निक रही है वो आज भी हमारे देश में आपको देखने को मिलेगी। अधिकांश राज्यों में, अधिकांश जो है जिलों में आपको कृषि की पुरानी पद्धति से, पुराने तरीके से जो है खेती करने को आपको देखने को मिलेगी। पुराने तरीके से खेती का मतलब ये है कि पुराने बीजों का प्रयोग करना, रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग न करना, कीटनाशक दवाइयों का उपयोग न कर पाना, सिंचाई की उत्तम सुविधा न होना, मानसून पर डिपेंडेंसी होना, बैलों से खेती करना, ट्रैक्टर का प्रयोग न करना, ये सब जो है परंपरागत तकनीकी कही जाती है। और इस टेक्नोलॉजी से आज भी हमारे देश में अधिकांश जगह खेती हो रही है। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो भारतीय कृषि है वो क्या है, उसकी अगली विशेषता, तीसरी विशेषता क्या हमने लिखा कि उत्पादन की परंपरागत तकनीक का प्रयोग होता है। ठीक है। नेक्स्ट, मानसून पर निर्भरता, यानी जो हमारा जो भारतीय कृषि है इसकी अधिकांश जो खेत हैं, भारतीय कृषि में जो भी किसानों के खेत हैं, अधिकांश जो खेत हैं वो क्या है, असिंचित हैं। वहाँ पे सिंचाई की कोई सुविधा नहीं है, न तो नहर है, न तो नलकूप है ना, कोई सिंचाई की सुविधा नहीं है। वहाँ पे सिंचाई कैसे होती है, वहाँ पे खेती कैसे होती है, वो पूर्णतः किस पे डिपेंड होते हैं, मानसून पे डिपेंड होते हैं। यदि मानसून सही है, समय से आता है, बारिश समय से होती है, सही बारिश होती है तो खेती होती है। यदि समय से और सही बारिश नहीं होती है, मानसून नहीं आता है तो खेती नहीं हो पाती है। तो पूर्ण रूप से डिपेंडेंसी किस पे है, मानसून पर है। इसलिए हम कह सकते हैं कि भारतीय कृषि की जो विशेषता है वो क्या है, मानसून पर निर्भरता, यानी भारतीय कृषि मानसून पर निर्भर होती है। ठीक। नेक्स्ट, खाद्यान्न फसलों की प्रमुखता। देखिए, जो फसलें होती हैं दो तरह की होती हैं, एक खाद्यान्न फसलें होती हैं, एक व्यावसायिक फसलें होती हैं। खाद्यान्न फसलें कौन सी होती हैं, जैसे आपका गेहूं हो गया, चावल हो गया, है ना, दालें हो गई, ये सब क्या है, ये सब जो है खाद्यान्न फसलें होती हैं। व्यावसायिक फसलें क्या होती हैं, जैसे आपका चाय हो गया, कॉफ़ी हो गया, कपास हो गया, सरसों हो गया, ये सब जो है व्यावसायिक फसलें कही जाती हैं। और हमारे देश में जितनी भी जो है कृषि योग्य भूमि होती है उसका अधिकांश भाग पर, लगभग 70% भाग पर जो है खाद्यान्न फसलें जो है उगाई जाती हैं, उसकी खेती होती है ना। और व्यावसायिक खेती जो है वो लगभग 30% पे ही होती है। मतलब कम भूमि पर, कम भूभाग पर ही केवल व्यावसायिक खेती होती है और अधिकांश भूभाग पर क्या होता है, खाद्यान्न फसलों की खेती होती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि भारतीय कृषि जो है इसकी विशेषता के रूप में खाद्यान्न फसलें जो है यहाँ पर इसकी प्रमुखता होती है। ठीक। नेक्स्ट, आगे बात करते हैं।
निम्न कृषि उत्पादकता, यानी भारतीय कृषि की सबसे प्रमुख विशेषता यह भी है कि भारतीय कृषि की जो उत्पादकता है, प्रोडक्टिविटी जो है वो क्या है, लो है, निम्न है या कम है। आगे 7वीं बात करते हैं, मौसमी एवं अदृश्य बेरोजगारी। कृषि में मौसमी और अदृश्य बेरोजगारी पाई जाती है। बेरोजगारी अदृश्य और मौसमी की हम बात कर रहे हैं। देखिए सीजनल बेरोजगारी क्या होता है, सीजनल होता है, जैसे भारतीय कृषि में क्या होता है, वैसे तो खरीफ की फसल, रबी की फसल और जायद की फसल मतलब 12 महीने खेती होती है, लेकिन हमारे यहाँ क्या होता है, अधिकांशतः मुख्य रूप से जो है खरीफ की फसल और रबी की फसल ही होती है। जायद की फसलें जो है बहुत ही कम होती हैं, है ना, कहीं कहीं पे होती है जहाँ पे सिंचाई की सुविधा होती है, लेकिन सब जगह जो है नहीं हो पाती। तो अधिकांश जगह जो है क्या होता है, केवल 2 ही फसलें होती हैं। तो तीसरे फसल समय मतलब कि जो गर्मी का महीना होता है उस समय जो है लगभग 3 से 4 महीने तक जो कृषि मजदूर होते हैं, जो कृषि में काम करने वाले मजदूर होते हैं वो क्या होते हैं, बेकार होते हैं, है ना। तो मौसमी सीजनल मतलब जब खेती का समय आता है तब उनको काम मिलता है, जब खेती का समय नहीं आता तो उनको काम नहीं मिलता। तो ऐसी बेरोजगारी क्या कहलाती है, मौसमी बेरोजगारी, जो कि आपको कृषि क्षेत्र में देखने को मिलती है। अन्य क्षेत्रों में भी मिलती है, लेकिन हम बात कर रहे हैं यहाँ पे कृषि क्षेत्र में भी आपको देखने को मिलती है। कृषि क्षेत्र में एक और विशेष प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है जिसको हम बोलते हैं अदृश्य बेरोजगारी। अदृश्य बेरोजगारी, इसके नाम से ही लग रहा है कि ऐसी बेरोजगारी जो दिखती नहीं है, अदृश्य है, दिखती नहीं है ना। जैसे कोरोना है ना, कोरोना वायरस कहाँ पे है, आपको दिख नहीं रहा है ना। तो इसी तरीके से अदृश्य बेरोजगारी, वो दिखती नहीं है, बेरोजगारी है लेकिन आपको दिखेगी नहीं। जैसे ये खेत है, इस फील्ड में 10 लोग काम कर रहे हैं, 10 लोग काम कर रहे हैं, मतलब आपको देखने में क्या लगेगा कि 10 के 10 लोग जो है क्या है, इनको रोजगार मिला हुआ है, 10 लोग जो है काम में लगे हुए हैं, ये लोग बेरोजगार नहीं है। लेकिन 10 लोग मिलकर मान लीजिए 10 क्विंटल जो है अनाज उत्पादन करते हैं, 10 लोग मिलकर जो है इस फील्ड से 10 क्विंटल जो है अनाज उत्पादन करते हैं। लेकिन यदि इनमें से जो है 2 लोगों को माइनस कर दिया जाए, है ना, 2 लोगों को क्या कर दिया जाए, माइनस कर दिया जाए, केवल 8 लोग बचते हैं, तब पर भी जो है जो उत्पादन होता है वो लगभग 10 क्विंटल ही आपको देखने को मिलता है। इसका मतलब है कि जो 2 लोग हैं, जो 2 लोग आपके लगे हुए थे, ये क्या थे, ये अतिरिक्त लोग थे, ये एक्स्ट्रा लोग थे। इनकी जो श्रम की सीमांत उत्पादकता क्या थी, वो शून्य थी। इनके रहने न रहने से कृषि उत्पादन पर कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। तो ऐसे लोग, ये 2 लोग जो देखने में लग रहा है कि काम कर रहे हैं, इसका मतलब है लेकिन इनके काम करने से कोई कृषि उत्पादकता में वृद्धि नहीं हो रहा, जिसका मतलब है कि ये लोग क्या हैं, ये लोग एक प्रकार से बेरोजगार हैं, है ना। चूंकि ये देखने में काम में लगे हुए हैं इसलिए आपको नहीं समझ में आ रहा है बेरोजगार हैं, लेकिन अदृश्य रूप से क्या है, ये बेरोजगार हैं, इसलिए इनको क्या कहते हैं, हम अदृश्य बेरोजगारी या इसी को हम प्रच्छन्न बेरोजगारी कहते हैं। एक लाइन में आपको यदि इसकी परिभाषा देनी हो तो आप कह सकते हैं कि ऐसे श्रमिक या ऐसे व्यक्ति जिनकी श्रम की सीमांत उत्पादकता शून्य हो या ऋणात्मक हो, ऐसे व्यक्तियों को जो है हम क्या कहते हैं, प्रच्छन्न बेरोजगार व्यक्ति कहते हैं। ऐसे व्यक्ति क्या होते हैं, प्रच्छन्न या अदृश्य बेरोजगार होते हैं, जिसकी श्रम की सीमांत उत्पादकता क्या होती है, शून्य होती है या निगेटिव होती है। ये आपको कहाँ पे देखने को मिलेंगे, अदृश्य बेरोजगार वाले व्यक्ति आपको केवल कृषि क्षेत्र में ही देखने को मिलेंगे, क्योंकि इंडस्ट्रियल सेक्टर में तो ऐसे व्यक्तियों को इंडस्ट्री रखेगी ही नहीं, है ना। कोई भी जो है इंडस्ट्रियल सेक्टर ऐसे व्यक्तियों को रखेगी क्या, जिनके रहने न रहने से उसके प्रोडक्शन में कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ऐसे व्यक्तियों को तुरंत क्या कर देगी, बाहर कर देगी, है ना। लेकिन एग्रीकल्चर सेक्टर में तो सब चलते हैं, है ना, सब चल रहे हैं, इसीलिए तो 50% लोग जो है क्या है, लगभग एग्रीकल्चर सेक्टर में लगे हुए हैं। लेकिन इसमें बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो क्या है, अदृश्य रूप से बेरोजगार हैं। बात क्लियर हुई। तो इस तरीके से मैंने आपको यहाँ पे समझाया कि भारतीय कृषि की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं। क्लियर हो गया। अब आगे हम बात करेंगे भारतीय कृषि का क्या महत्व है, इंपॉर्टेंस की बात करते हैं। ठीक, आइए हम लोग बात करते हैं भारतीय कृषि का क्या महत्व है। तो भारतीय कृषि के महत्व की हम बात करें तो पहला यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय में महत्वपूर्ण योगदान। अभी आपने देखा कि भारतीय कृषि का जो योगदान है वो जीडीपी में अर्थात राष्ट्रीय आय में क्या है, वो महत्वपूर्ण है।
आपने देखा लगभग 17.7% जो है योगदान प्राइमरी सेक्टर अर्थात एग्रीकल्चर सेक्टर एंड रिलेटेड सेक्टर से आपको जो है देखने को मिलता है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि भारतीय कृषि का राष्ट्रीय आय में जो है जो योगदान है वो क्या है, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट अगला हम बात करते हैं रोजगार का प्रमुख साधन। तो आपने देखा कि भारत क्या है, कृषि प्रधान देश है। यहाँ की अधिकांश जनसंख्या वो क्या है, वो अपने जीविकोपार्जन के लिए कृषि क्षेत्र में लगी हुई है, काम कर रही है। तो इस प्रकार से देखिए, आपने देखा कि लगभग 50% जो है लोग वो कहाँ पे लगे हुए हैं, वो कृषि क्षेत्र में काम कर रहे हैं। तो इस प्रकार से देखा जाए तो रोजगार का एक बहुत बड़ा साधन है ना, कौन सा क्षेत्र है, वो कृषि क्षेत्र है। तो इस तरीके से कृषि क्षेत्र का महत्व बढ़ जाता है रोजगार के प्रमुख साधन के रूप में। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं खाद्यान्न एवं चारे की पूर्ति। तो खाद्यान्न की आपूर्ति और चारे की आपूर्ति है ना, जो अनाज है ना, गेहूं है, चावल है, दालें हैं, इन सब का जो है आपूर्ति कौन करता है, कृषि क्षेत्र ही करता है। इसके साथ साथ हमारे लिए जो अनाज देता है, उत्पन्न करता है, इसके अलावा जो पशुधन है, पशुओं के लिए भी जो चारे का जो है आपूर्ति कौन क्षेत्र करता है, एग्रीकल्चर सेक्टर ही करता है। तो खाद्यान्न और चारे की पूर्ति में भी कृषि का क्या है, महत्वपूर्ण स्थान है। ठीक, नेक्स्ट उद्योगों का आधार। जो इंडस्ट्रियल सेक्टर होते हैं उसका बेस, इसका आधार वो क्या है, एग्रीकल्चर सेक्टर है। क्योंकि उद्योग क्षेत्र वो कृषि क्षेत्र पर ही निर्भर करते हैं, क्योंकि एग्रीकल्चर सेक्टर से ही रॉ मटेरियल जो है प्राप्त होता है। किसको, उद्योग क्षेत्र को, है ना। किसी भी वस्तु को बनाने के लिए, निर्माण करने के लिए, उत्पादन करने के लिए रॉ मटेरियल कहाँ से प्राप्त होता है, एग्रीकल्चर सेक्टर से प्राप्त होता है। इसलिए जो है उद्योगों का आधार क्या है, वो कृषि है। इस प्रकार से कृषि का महत्व है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं परिवहन की साधनों का के आय का स्रोत। जो ट्रांसपोर्ट के जो साधन हैं, जो ट्रक हो गए मान लीजिए, है ना, जो मालगाड़ियाँ हो गई, रेल में जो मालगाड़ियाँ हैं, है ना, ये सभी, इन सब का जो ट्रांसपोर्टिंग होता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर, है ना, अनाजों का, जो हमारे कृषि उत्पाद हैं, जो अनाज हैं, उनका ट्रांसपोर्टिंग, है ना, वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर, एक ज़िले से दूसरे ज़िले में, एक राज्य से दूसरे राज्य में जो ट्रांसपोर्टिंग होता है, उससे क्या होता है, उससे जो ट्रांसपोर्ट करता है ना, जो परिवहन के साधन है, उनको क्या होता है, उनको आय प्राप्त होती है, इनकम प्राप्त होती है। तो इस प्रकार से कृषि अनाज या कृषि उत्पाद से इनका ट्रांसपोर्टिंग बढ़ जाता है, जिससे इनको अधिक इनकम प्राप्त होती है। इस प्रकार से इनके आय का प्रमुख स्रोत जो है ये क्या हो गया, कृषि क्षेत्र ही है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि भारतीय कृषि का ट्रांसपोर्टिंग के जो ट्रांसपोर्ट के जो साधन है उसके आय के स्रोत के रूप में भी महत्वपूर्ण स्थान है। ठीक, नेक्स्ट है आपका अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में महत्व। जो इंटरनेशनल ट्रेड है, जो एक देश का दूसरे देश से जो व्यापार होता है, उसमें भी हमारा जो है कृषि क्षेत्र का महत्वपूर्ण योगदान होता है या महत्व अधिक होता है। क्यों महत्व अधिक होता है, क्योंकि चूँकि हमारा देश क्या है, कृषि प्रधान देश है, तो यहाँ पर हम कृषिगत जो प्रोडक्ट होते हैं, एग्रीकल्चर जो प्रोडक्ट होते हैं, उनका हम क्या करते हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते रहते हैं, है ना। तो इस तरीके से जो इंटरनेशनल ट्रेड है उसमें भी जो है कृषि का अत्यधिक महत्व है। तो यहाँ पर हमने चर्चा किया कि भारतीय कृषि का क्या महत्व है, इम्पोर्टेंस ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि भारत की जो कृषि है, इंडियन एग्रीकल्चर है, उसकी प्रोडक्टिविटी कैसी है, उसकी उत्पादकता कैसी है। ठीक है, तो आइए हम लोग जो है अब चर्चा करते हैं कि भारतीय कृषि की उत्पादकता कैसी है, क्या है। ठीक है, आइए हम लोग बात करते हैं भारतीय कृषि में उत्पादकता, प्रोडक्टिविटी इन एग्रीकल्चर, इंडियन एग्रीकल्चर। तो भारतीय कृषि में उत्पादकता की बात करें तो भारतीय कृषि में जो उत्पादकता है वो क्या है, निम्न है, कम है, लो है। वैसे तो प्राचीन काल से ही कृषि क्षेत्र में यदि हम बात करें, प्राचीन काल से जो है आज वर्तमान समय तक की बात करें तो कृषि क्षेत्र में जो है क्या हुआ है, उसके उत्पादन में वृद्धि हुई है, उत्पादकता में वृद्धि हुई है। लेकिन जिस रेशियो में वृद्धि होनी चाहिए उस रेशियो में वृद्धि नहीं हुई है।
क्योंकि आज भी यदि हम कंपैरिजन करते हैं डेवलप्ड कंट्री से, विकसित देशों से यदि हम कंपैरिजन करें, तुलना करें, तो उन देशों से आज भी हमारे देश की जो उत्पादकता है वो क्या है, वो बहुत ही कम है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि हमारे देश की जो उत्पादकता है वो कैसी है, निम्न है या कम है। अच्छा, यदि हमारे देश की जब उत्पादकता कम है, निम्न है, तो उसके पीछे कारण क्या है, ये भी समझना आवश्यक है। तो ये हम लोग चर्चा करते हैं कि भारत में जो भारतीय कृषि की जो निम्न उत्पादकता है उसके कारण क्या है। तो यहाँ पर हम संक्षेप में कुछ विशेष कारणों का जो है, यहाँ पे हम प्रमुख कारणों का जो है यहाँ पर हम जिक्र करते हैं। पहला कारण आप देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है कृषि का अत्यधिक जनभार, कृषि पर अत्यधिक जनभार, यानी पॉपुलेशन का जो प्रेशर है वो सबसे ज़्यादा किस पर है, कृषि क्षेत्र पर है। आपने देखा कि लगभग 50% जो है पॉपुलेशन कहाँ पे लगा हुआ है, काम कर रहा है, वो जो है कृषि क्षेत्र पर डिपेंड है। तो आपको पता है कि जनसंख्या का अधिक होना ये विकास के मार्ग में क्या होता है, अवरोध उत्पन्न करता है ना। यहाँ पर अब भी वही स्थिति है, कृषि क्षेत्र का विकास हो, कृषि की उत्पादकता में वृद्धि हो, उसके लिए जो है आप देखें तो वहाँ पे जनसंख्या का अधिक होना अच्छा नहीं है। क्योंकि यहाँ पर क्या है, भारत में कृषि क्षेत्र में जो है जनसंख्या का अधिक भार है, लोड है, इसीलिए क्या है, प्रति व्यक्ति जो उत्पादन है वो निम्न है, कम है। इसलिए हम कह सकते हैं कि अत्यधिक जनभार के कारण ही भारत में जो कृषि उत्पादकता है वो क्या है, निम्न है या कम है। बात क्लियर हो। दूसरा, कृषकों की निर्धनता एवं ऋणग्रस्तता। हमारे देश के जो किसान हैं वो क्या है, निर्धन है, गरीब हैं, और क्या है, ऋणग्रस्त है। यदि हम भारतीय किसान के बारे में हम बात करें तो भारतीय किसान के बारे में एक प्रचलित कहावत ये है कि भारतीय किसान जो होता है वो ऋण में जन्म लेता है, ऋण में जीवन व्यतीत करता है और ऋण में ही उसकी मृत्यु हो जाती है। तो ऋण में ही जन्म लेना, ऋण में ही जीवन यापन करना, ऋण में ही मृत्यु हो जाना, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि भारतीय किसान जो है वो सदैव क्या होता है, ऋण से लदा हुआ होता है, उसके ऊपर ऋण का बोझ बहुत ज़्यादा होता है और बना रहता है, वो ख़त्म कभी नहीं होता। मैं किसान हूँ, मैं जो है खेती करने के लिए क्या किया, ऋण लिया महाजनों से, साहूकारों से। अब वो जो साहूकार या महाजन जो हमको ऋण दिया, मान लीजिए 100 रुपये ऋण दिया, जब मैंने 100 रुपये ऋण लिया तो किसान साहूकार क्या करता है, वो करता है क्या है कि इस 100 रुपये पे वो क्या करता है, ब्याज लेता है, इंटरेस्ट लेता है, और वो भी ऊंचे दर से लेता है। इतना ऊंचे दर से ब्याज लेता है कि किसान जो भी उत्पादन करता है, जो भी मेहनत करता है, जो भी खेती करता है, वह केवल उसकी ब्याज को ही चुका पाता है, उसका मूलधन जो है वो ज्यों का त्यों पड़ा रहता है। तो मूलधन ज्यों का त्यों पड़ा रहता है, मूलधन को वो वापस नहीं कर पाता, इसलिए क्या है, वह कर्ज से कभी भी मुक्त नहीं हो पाता। वह उसका केवल क्या करता है, केवल ब्याज ही अदा करता रहता है, ब्याज ही अदा करता रहता है। तो जब पिता ऋणी है तो उसके घर में जब बच्चा जन्म लेता है तो पिता यदि ऋणी है तो बच्चा भी क्या होगा, जैसे ही जन्म लेगा तो समझिए कि उसके ऊपर उतने रुपए का ऋण लद गया, क्योंकि पिता के बाद जो है उत्तरदायित्व का निर्वहन कौन करेगा, उसका बेटा ही करता है, उसके बच्चे ही करते हैं। तो इसलिए कह सकते हैं कि ऋणी पिता के यहाँ जन्म लेने से वो बालक भी क्या होता है, उसको कहते हैं हम कि ऋण में ही जन्म लिया। और वो क्या करता है, फिर वो बड़ा होकर वो पिता के ऋण को जो है क्या करता है, वो चुकाने का प्रयास करता है, और चुकाते चुकाते उसका जीवन यापन उसका भी बीत जाता है, और ऋण खत्म नहीं होता, उसकी मृत्यु हो जाती है। इसलिए कहते हैं ऋण में ही मृत्यु होगी। तो कहने का मतलब क्या है, इतना दोषपूर्ण व्यवस्था है कि ये जो है, इसका ऋण जो है कभी भी समाप्त नहीं होता। तो इस तरीके से भारतीय जो किसान होते हैं वो बहुत ही गरीब होते हैं और वो ऋणग्रस्त होते हैं, जिसके कारण जो है यहाँ की जो कृषि की जो उत्पादकता है वो क्या होती है, निम्न होती है, कम होती है। नेक्स्ट हम बात करें दोषपूर्ण विपणन व्यवस्था। विपणन का मतलब क्या होता है, ये होता है, हम इंग्लिश शब्द से आपको क्लियर कर दें, मार्केटिंग सिस्टम। मार्केटिंग तो आप समझते हैं, एग्रीकल्चरल जो प्रोडक्ट होता है उसको कहाँ पर हम बेचें,
किसान कहाँ पे उसको बेचे जिससे उसको जो है उचित मूल्य प्राप्त हो सके। उसके लिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि न्यूनतम समर्थन कीमत के द्वारा जो है सरकार क्या करती है कि पहले ही जब भी कोई फसल आता है तो रबी का फसल हो या खरीफ का फसल हो तो पहले ही सरकार क्या करता है वो न्यूनतम समर्थन कीमत जो है कुछ विशेष फसलों का जो है वो पहले से ही अलाउ कर देता है। वो जो है बता देता है किसानों को कि इतना रुपया 1700-1800 रुपये जो भी है इतना रुपया जो है मैं आपको देने के लिए तैयार हूँ, है ना। इसकी न्यूनतम समर्थन कीमत है। आप लोग खूब मेहनत करिए, उत्पादन करिए, जो भी होगा हम कम से कम इतना रुपए में जो है आपको ज़रूर जो है खरीदेंगे, इससे नीचे इसकी कीमत नहीं होने देंगे। इससे क्या होता है किसान अच्छे से खेती करता है, फिर उसको जो है सरकार को देने का प्रयास करता है। उसके लिए क्या होना चाहिए, मंडियाँ होनी चाहिए, बाजार होने चाहिए। तो इसके लिए जो है जो बाजार की व्यवस्था है सरकार के द्वारा, जो मार्केटिंग सिस्टम है, जो विपणन व्यवस्था है ना, जहाँ पे वो अपने उत्पाद को बेच सके ताकि उचित मूल्य प्राप्त कर सके, वो व्यवस्था गड़बड़ है, वो दोषपूर्ण है। जो मार्केटिंग सिस्टम है वो दोषपूर्ण है। जैसे मंडी क्या है, वो किसानों के यहाँ से जो है क्या है बहुत दूरी पर है। अब किसान सोचता है वहाँ पे इतना जो है अपना किराया लगा के जो है वहाँ पे ले जाए, वहाँ पे जाने पे इतने सारे बिचौलिए होते हैं, है ना, बहुत सारा सिस्टम गड़बड़ होता है। जो आप क्या करते हैं, आपके प्रोडक्ट बोलते हैं ये तो बहुत गड़बड़ प्रोडक्ट है ना, कीमत तो 1800 रुपये है लेकिन इसकी कीमत केवल हम 1500 रुपये दे पाएंगे, इससे अधिक नहीं दे पाएंगे, है ना। तो किसान भी मजबूर हो जाता है। तो कहने मतलब क्या है, वो वहाँ पे ठगी का शिकार होता है। तो कहने मतलब क्या है कि तमाम जो है जिससे वो क्या होता है, हताश होता है, निराश होता है और उसका मन जो है खेती करने में नहीं लग पाता, जिससे उत्पादकता कम हो जाती है। तो उसका उत्पाद अच्छे से जो है बिक्री हो, उसको उचित कीमत प्राप्त हो सके, ऐसी व्यवस्था हो, तभी तो उत्पादकता में वृद्धि हो सकती है, नहीं तो उत्पादकता क्या होती है, कम होती है। तो हमारे देश में दोषपूर्ण जो है विपणन व्यवस्था के कारण ही क्या है, उत्पादकता जो है क्या है, निम्न है। ठीक है। नेक्स्ट, कृषि जोतों का छोटा आकार। जैसा कि मैंने आपको पहले बता दिया कि छोटे आकार के जो खेत होते हैं वो क्या होते हैं, अनार्थिक होते हैं, जिससे वहाँ पर उत्पादकता क्या होती है, कम होती है ना। तो जोतों का छोटा आकार, खेतों का छोटा आकार होना भी कृषि उत्पादकता में कमी को दर्शाता है। ठीक। नेक्स्ट, अपर्याप्त सिंचाई सुविधाएं। चूँकि कोई भी फसल आप कर रहे हैं, खेती कर रहे हैं, तो खेती के लिए जो है पर्याप्त सिंचाई सुविधाएं उपलब्ध होनी चाहिए, है ना। समय समय पे जो है उस फसल की जो सिंचाई होनी चाहिए। और सिंचाई सुविधाओं का हमारे देश में अधिकांश ज़मीन आज भी क्या है, असिंचित हैं, जहाँ पे सिंचाई सुविधाएं नहीं है, कोई भी सिंचाई सुविधा नहीं है। इसलिए जो है अपर्याप्त सिंचाई सुविधाओं के कारण ही क्या है, हमारे देश में जो उत्पादकता है, प्रोडक्टिविटी है, वो क्या है, निम्न है, लो है। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं उत्पादन की परंपरागत तकनीक। अभी मैंने आपको बताया कि जो हम पुराने तरीके से, आज हमारे देश में अधिकांश जो है जगह क्या है, पुराने तरीके से हम खेती करते हैं, जिससे क्या है, पुराने तरीके से खेती करने के कारण ही उत्पादकता क्या है, वो निम्न है, लो है। नेक्स्ट एंड लास्ट है यहाँ पर मानसून पर निर्भरता। चूँकि मैंने आपको बताया कि अधिकांश जो है सिंचाई की सुविधा पर्याप्त न होने के कारण अधिकांश ज़मीन क्या है, अधिकांश खेत क्या है, वो पूर्ण रूप से मानसून पे ही डिपेंड करता है। मानसून सही समय पे आता है, सही से बारिश होती है तो खेती हो पाती है, तो नहीं हो पाती। तो मानसून पर डिपेंडेंसी के कारण ही हमारे देश की जो कृषि उत्पादकता है वो क्या है, निम्न है। तो ये प्रमुख कारण मैंने आपको बताया जो कि भारतीय कृषि में निम्न उत्पादकता के प्रमुख कारण को दर्शाते हैं। अब हम बात करेंगे कि भारतीय कृषि की जो निम्न उत्पादकता है इसको कैसे खत्म किया जाए, अर्थात उत्पादकता में कैसे वृद्धि किया जाए। तो उत्पादकता, कृषि उत्पादकता में वृद्धि करने के क्या उपाय हैं, तो हम यहीं से देख लेते हैं कि इसमें वृद्धि के उपाय क्या हैं। वृद्धि के उपाय क्या हैं? तो सबसे पहली बात क्या है कि कृषि पर जो अत्यधिक जनभार है उसको क्या किया जाए, कम किया जाए। कृषि पर अत्यधिक जनभार को यदि कम कर दिया जाएगा तो क्या होगा, हमारी कृषि उत्पादकता में वृद्धि होगी। जनसंख्या, चूंकि अत्यधिक जनसंख्या, जैसे मैंने आपको बताया कि अत्यधिक जनसंख्या क्या करता है, विकास के मार्ग में अवरोध उत्पन्न करता है। तो यहाँ से जनसंख्या कम कैसे होगी, यहाँ पर लगी हुई जनसंख्या को अन्य रोजगार के साधन विकसित किए जाएं, कृषि से संबंधित अन्य जो है ना, छोटे छोटे कुटीर उद्योग, लघु उद्योग जो है विकसित किए जाएं, जिससे यहाँ से जो है मजदूरों को वहाँ पर जो है उन जगहों पर ट्रांसफ़र किया जाए, वहाँ पर जो है उनको ले जाया जाए, जिससे कृषि क्षेत्र पर क्या हो, जो अत्यधिक जनभार है, जो अदृश्य बेरोजगारी है, वो क्या हो, समाप्त हो सके, जिससे यहाँ की उत्पादकता में वृद्धि हो सके। ठीक। आगे यदि हम बात करें तो
किसान जो निर्धन है, ऋणग्रस्त हैं, तो इनके लिए जो है, चूंकि किसान गरीब हैं, तो इनके लिए क्या करना पड़ेगा, उचित सही ढंग से इनके लिए जो है साख की व्यवस्था, वित्त की व्यवस्था करनी चाहिए, है ना। यानी इनके लिए जो है वित्त की ऐसी व्यवस्था की जाए जिसमें क्या हो, ब्याज दर बहुत कम हो, ना के बराबर हो, बहुत कम हो, है ना, और समय पे इनको जो है वित्त उपलब्ध हो सके, ऋण उपलब्ध हो सके, जिससे वो क्या कर सकें, समय से अपनी खेती में जो भी उनको लागत है उसको समय से लगा सकें और अच्छे से खेती कर सकें। तभी जो है क्या होगा, उत्पादकता में वृद्धि हो सकती है। इसके अलावा जो विपणन व्यवस्था है, मार्केटिंग सिस्टम है, उसमें जो भी दोष हैं, जो भी कमियां हैं, उनको क्या किया जाए, दूर किया जाए, उसमें से बिचौलियों को ख़त्म किया जाए। जो मार्केटिंग, जो विपणन, जो मंडियां हैं, है ना, ये मार्केटिंग जो सिस्टम है, ये मंडियां जो है, कृषि मंडियां जो है, ये क्या होनी चाहिए, वो किसानों के पास में होनी चाहिए, वहाँ तक सड़कें उपलब्ध होनी चाहिए, ताकि किसान जो है आसानी से अपने कृषि उत्पाद को वहाँ पे बेच सके और अच्छे से उचित कीमत प्राप्त कर सके, ताकि वो क्या हो, वो प्रोत्साहित हो और आगे मेहनत करे अच्छे से और उत्पादकता में वृद्धि हो सके। ठीक है। इसी तरीके से हम बात करें कि सिंचाई की पर्याप्त सुविधा होनी चाहिए, या सिंचाई की पर्याप्त सुविधा में जो है नहरों की व्यवस्था होनी चाहिए, नलकों की व्यवस्था होनी चाहिए, जिससे क्या हो, जिससे किसान जो है समय से खेती कर सके और जिससे उत्पादकता में वृद्धि हो सके। आगे हम बात करें यहाँ पर कि परंपरागत जो तकनीक से खेती की जाती है, इसको समाप्त करके हमें वैज्ञानिक तरीके से, आधुनिक तरीके से खेती की जानी चाहिए। उत्तम किस्म के बीजों का प्रयोग करना चाहिए, रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग करना चाहिए, है ना, कृषि यंत्रों का प्रयोग करना चाहिए, ट्रैक्टर से खेती करनी चाहिए। तो इन तमाम जो है वैज्ञानिक तरीके से जब हम खेती करते हैं तो उससे क्या होगा कि हमारे कृषि उत्पादकता में वृद्धि होगी। इसके अलावा जो है सरकार को भूमि सुधार कानून जो हैं उनको प्रभावी ढंग से जो है लागू करनी चाहिए, जिससे जो है हमारी कृषि उत्पादकता में वृद्धि हो सके। क्लियर। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया कि किस तरीके से निम्न उत्पादकता को दूर करके हम कृषि उत्पादन में वृद्धि कर सके। लास्ट इसमें हम छोटा सा पॉइंट रखेंगे आपके सामने कि जो सरकार द्वारा जो है क्या प्रयास किए गए, है ना, कृषि उत्पादन में वृद्धि के लिए। ठीक है। कृषि विकास के लिए जो है सरकार द्वारा क्या प्रयास किए गए उसके बारे में हम चर्चा करते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहला है जमींदारी प्रथा का उन्मूलन। स्वतंत्रता के पहले हमारे देश में जो है जमींदारी व्यवस्था थी, जमींदारी प्रथा, है ना। जमींदारी प्रथा का उन्मूलन, जमींदारी प्रथा क्या थी, जमींदारी व्यवस्था क्या थी, इसमें जो है क्या होता था कि जो खेत होता था उसका जो है कुछ ही लोगों के हाथों में जो है केंद्रीकरण होता था उसका, है ना। जो जमींदार लोग होते थे उन्हीं के पास खेत होता था, उन्हीं के पास वही मालिक होते थे उसके, और वो जो है किसानों को क्या करते थे, पट्टे पे ज़मीन देते थे और उनसे क्या करते थे, वो लगान लेते थे और उस लगान का कुछ ही हिस्सा क्या करते थे, ये लोग जो है जमींदार लोग सरकार को मालगुजारी के रूप में देते थे। इस प्रकार से जो है बाकी शेष जो बचता था उसको अपने पास रखते थे। इस प्रकार से सरकार और किसान के बीच में, है ना, ये क्या करते थे, बिचौलिए का काम करते थे, है ना, मीडिएटर का काम करते थे, जिसको जो है स्वतंत्रता के बाद इस प्रथा को क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया धीरे धीरे। तो सभी राज्यों में राज्य स्तर पर कानून बनाए गए और इसको जो है क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। इसके बाद जोतों की चकबंदी। जोतों की चकबंदी का मतलब क्या होता है, जो हमारे छोटे छोटे खेत बिखरे हुए हैं अलग अलग जगह, है ना, दूर दूर बिखरे हुए हैं, छोटे आकार के हैं, उनको क्या किया जाए, उनको एक या दो चक में जो है उसको जो है बना दिया जाए, ये सरकार के द्वारा, है ना। सरकार ये दो तरह का होता है, ऐच्छिक चकबंदी होता है, एक अनिवार्य होता है। ऐच्छिक में क्या होता है, सरकार ये सुनिश्चित करती है कि आपको यदि इच्छा हो तो आप चकबंदी कराइए, नहीं इच्छा हो तो मत कराइए, और अनिवार्य में क्या है कि आपको कराना ही पड़ेगा। तो उसमें चकबंदी में क्या करती है सरकार कि आपके छोटे छोटे जो आपके जोत होते हैं बिखरे हुए, उसको क्या करती है, एक जगह एक चक या अधिकतम दो चक में जो है उसको डिवाइड कर देती है, बांट देती है, जिससे क्या होता है कि आपका जो खेत का आकार होता है जो छोटा है ना, जो छोटा और अनार्थिक है, वो क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है, और एक जगह होने पर क्या होता है कि आपको खेती करने में भी आसानी होती है और इसमें जो है आप आधुनिक तरीके से खेती भी कर सकते हैं। भूदान आंदोलन। भूदान आंदोलन की बात की जाए तो इसका जो है सूत्रपात किसने किया, सर्वप्रथम विनोबा भावे जी ने किया था, है ना। 1952 के आसपास, 1951 या 52 के आसपास जो है विनोबा भावे जी ने जो है
भूदान आंदोलन का सूत्रपात किया, इन्होंने शुरुआत की इसकी तेलंगाना, जो कि उस समय आंध्र प्रदेश में था, अब डिवाइडेशन हो गया तेलंगाना, पोचमपल्ली नामक गांव में जो है इसका जो है सबसे पहले शुरुआत की गई। और विनोबा भावे जी, ये क्या था भूदान आंदोलन, मतलब ये आपका ऐच्छिक था, स्वैच्छिक था, अपनी इच्छा से लोग क्या करते थे, अपने ज़मीन का एक भाग जो है क्या करते थे, दान कर देते थे, है ना। तो इस आंदोलन को प्रेरित किसने किया, विनोबा भावे जी ने किया। और इसके तहत काफ़ी ज़मीन प्राप्त भी हुई, उसका जो है जो भूमिहीन किसान थे उनमें उसका वितरण भी किया गया। लेकिन विनोबा भावे जी की मृत्यु के बाद इसकी जो प्रगति है वो क्या हो गई, स्थगित हो गई। वर्तमान समय में इसकी कोई प्रगति नहीं है। आगे हम बात करें उन्नतशील बीजों की व्यवस्था। सरकार क्या करती है, सरकार ने जो है उन्नतशील बीजों की व्यवस्था की ताकि किसान जो है आसानी से उन्नत किस्म के बीज जो है प्राप्त कर सकें और उसी की बुआई करें और अच्छे से उत्पादन कर सकें। आगे है किसान कॉल सेंटर। किसानों की सुविधा के लिए, उसकी समस्या के लिए, कोई समस्या है किसान की तो किसान कॉल सेंटर बनाए गए हैं, जिसका नंबर है 1800-180-1552। ये जो है आपका किसान कॉल सेंटर नंबर है, इसमें आप जो है कॉल करके अपनी जो भी समस्या है अपना समाधान कर सकते हैं। इसके अलावा जो है फसलों की सुरक्षा के लिए, यदि आपका फसल जो है किसी कारणवश जो है क्षतिग्रस्त हो जाता है तो उसकी भरपाई सरकार करे, है ना, बीमा कंपनियां करें। इसके लिए जो है फसल बीमा योजना लागू किया गया। तो ये सरकार की तरफ से जो है कृषि विकास से संबंधित जो है प्रयास किए गए। तो आज इतना ही, धन्यवाद।